हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा है कोविड वैक्सीन को लेकर। बहुत से लोगों के जो क्वेश्चंस हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हमारे पास आते हैं कि वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अभी भी बहुत लोग वैक्सीन से डरे हुए हैं। तो यहाँ पे जो कुछ आपके मिसकंसेप्शंस हैं, जो आपके सवाल हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, या जो भी आपको ज़रूरी है वैक्सीन के बारे में जानने के लिए, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस आज करेंगे। देखिए, वैक्सीन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी डेटा फ़िलहाल हमारे पास कलेक्ट हो रहा है वो यही दिखाता है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है, हो सकता है कि उनको इन्फेक्शन हो भी रही है, लेकिन वो माइल्ड इन्फेक्शन है। एटलीस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो यहाँ पे डिटेल में वो सारे सवाल हम डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो फिर भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। PDF आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पे ये जो आंसर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक्सपर्ट्स जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, उनके द्वारा दिए गए आंसर्स हैं। वायरोलॉजिस्ट हैं, इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट हैं, उनके आंसर्स हैं। कोई सवाल पूछ रहा है, और ये सवाल आप देखेंगे आप सब इससे रिलेट कर पाएंगे कि यहाँ पे किसी को वैक्सीन लेने के बाद बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, बॉडी पेन्स हो रही हैं वैक्सीन के बाद, और क्या पेन किलर्स लेना ठीक है, और कौन से पेन किलर्स किस डोज में लेने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर क्या कहते हैं कि बहुत सारे 1/3 पेशेंट आपके ऐसे हैं जिन्होंने कोविड का वैक्सीन लिया और उनको कुछ माइल्ड जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो हो रहे हैं, जैसे फीवर हो रहा है, हेडेक्स हो रहे हैं, बॉडी एक्स हो रहे हैं, थकावट हो रही है। ये सिम्टम्स कुछ दिन तक रहेंगे, ज़रूरी नहीं है कि अब आपको हमेशा ऐसा ही फील होता रहेगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन कुछ, और अगर किसी की एज ज़्यादा है तो हो सकता है 10 दिन तक भी रहें। तो आप रेस्ट कीजिए वैक्सीन लेने के बाद, ढेर सारा फ्लूइड, पानी पीजिए, फ्लूइड्स लीजिए, लिक्विड्स लीजिए। अगर आपका दर्द जो है वो सीवियर है, बहुत ज़्यादा है, हेडेक, और आपको लगता है कि बहुत लंबे समय तक रह रहा है, ठीक नहीं हो रहा, तो जहाँ से आपने वैक्सीनेशन लिया है वहाँ पे जो हेल्थ केयर है, जो डॉक्टर्स हैं, उनको आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। जो फिजिशियन अगर आपका कोई नियर बाय है, उनको आपको दिखाना चाहिए। और देखिए, उस सिचुएशन में आपको खुद से मेडिकेशन नहीं करनी है अगर आपको लगता है बहुत लंबे समय तक ये रह रहा है। अदरवाइज़ अगर आपको नॉर्मल कपल ऑफ डेज़ के लिए रह रहा है तो आप पेन किलर्स ले सकते हैं, पैरासीटामोल ले सकते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के लिए। दिन में 3 बार, 2 से 3 बार पैरासीटामोल ले सकते हैं, जब तक आपके जो सिम्टम्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, थोड़े सबसाइड हो जाते, कम हो जाते। आई होप दिस इज़ क्लियर, और इसमें बिल्कुल डरने की बात नहीं है। मेरे घर में भी जितने लोगों ने वैक्सीन ली है, किसी को तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आए, और जिनको आए कुछ दिनों में चले गए। लेकिन हाँ, कुछ लोग जिनकी एज ज़्यादा है, अबव 50 ईयर्स हैं, उनके हफ्ते से ज़्यादा भी रहे, बट नाउ दे आर फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या वैक्सीन का जेंडर या एज रिलेटेड कोई इफ़ेक्ट है, कि सपोज़ मेल है या फीमेल है, उस पर कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है कि फ़ीमेल है उसको ज़्यादा पेन होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए इनका सवाल क्या है, वैक्सीन लेने के बाद जो इनकी मदर इन लॉ थी और मदर थी, उनको बहुत ज़्यादा पेन हुआ, लेकिन फादर इन लॉ जो है, मेल जेंडर जो है, उनको ज़्यादा, आप कह सकते हैं, कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए, ज़्यादा पेन नहीं हुआ। अब यहाँ पे डॉक्टर क्या कहते हैं कि जो अभी तक का डेटा अवेलेबल है वो यही दिखाता है कि हाँ, जो वुमेन है, महिलाएं हैं, उनको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स, मेन से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हो रहे हैं। और ये सिर्फ कोविड की वैक्सीन में नहीं देखा गया, और भी जो बाकी वैक्सीन आज तक आई हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, उसमें भी देखा गया कि वुमेन को कई बार ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स या पेन जो है वो रहती है। अब इसके पीछे क्या रोल हो सकता है? हार्मोन्स का रोल हो सकता है। जैसे वुमेन के हार्मोन्स अलग तरीके से काम करते हैं, मेल हार्मोन्स थोड़े अलग होते हैं बीच में। तो यहाँ पे हार्मोन्स का, वो भी इस पर कुछ खास स्टडी नहीं हुई है, लेकिन अभी तक ह्यूमन एनिमल स्टडीज़ हार्मोन्स का रोल ही हमको दिखाती हैं। इसलिए डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जेंडर बेस्ड में रहते हैं, लेकिन डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि हर वैक्सीन पे ये अप्लाई होगा, लेकिन फ़िलहाल का डेटा हमको ये दिखाता है, तो परेशान होने की बात नहीं है। अगला सवाल है, इज़ इट ट्रू दैट यंग पीपल एक्सपीरियंस मोर साइड इफ़ेक्ट्स, कि जो यंग लोग हैं उनको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? तो देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी कि कोविड का जो वैक्सीन हम अभी ले रहे हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स का डेटा नहीं है। तो जो भी शॉर्ट टर्म डेटा हमने कंपाइल किया है वो ये दिखाता है कि ये कंपैरेटिव रिस्पॉन्स है। ओके, हम किसी ना किसी चीज़ को स्टैंडर्ड लेके कंपेयर करके आंसर दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल,
ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका, ये फाइज़र जो है, वहाँ पे जब वो यंग जनरेशन को दिया गया, यूथ में कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स, उसने हायर रेट्स ऑफ एडवर्स इवेंट्स जो हैं वो यंगर पॉपुलेशन में दिखाए, जो जिनकी एज आप कह सकते हैं 45 से 50 से ऊपर है, उनमें ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इवेंट्स नहीं हुए, लेकिन यंगर पॉपुलेशन में हुए। लेकिन फिर भी ये जो एडवर्स इवेंट्स थे ये लो रेट में थे, ऐसा नहीं था कि सबको हो रहे हैं, परसेंटेज बहुत कम था, और जो बेनिफिट्स हैं वैक्सीन्स के वो ज़्यादा हैं, रिस्क्स जो हैं वो कम है। कुछ इवेंट्स में देखा गया एडवर्स इवेंट्स यंगर पॉपुलेशन में हुए, बट दे वर कंट्रोलेबल। अब नेक्स्ट सवाल है, आर द साइड इफेक्ट साइन ऑफ वैक्सीन वर्किंग, व्हाट डज हैविंग नो साइड इफेक्ट्स मीन एट ऑल। अब कई लोग बोलते हैं अच्छा आपको वैक्सीन लगने के बाद बुखार हो रहा है, दैट मीन्स वैक्सीन काम कर रही है, तो क्या जिन लोगों को बुखार नहीं हो रहा उनमें वैक्सीन काम नहीं कर रही, ये सवाल है। अब देखिए साइड इफेक्ट्स डेफिनेटली इसका मतलब है कि आपकी वैक्सीन काम कर रही है। अब इसको इस नज़रिए से देखिए, किसी को इन्फेक्शन होता है, उसकी बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। सेम इन्फेक्शन किसी और को होता है, जैसे ए और बी दो लोग हैं, ए को इन्फेक्शन हुआ, कोई भी इन्फेक्शन हुआ, इसकी बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी, बी को इन्फेक्शन हुआ, इसकी बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। इसी तरह से वैक्सीन के साथ भी है, ए की बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेगी, बी की किसी और की बॉडी जो होगी वो अलग तरीके से रिस्पॉन्स देगी। अब ये जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, किसी भी इन्फेक्शन कोई हमारी बॉडी में होती है तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है, तो वैक्सीन के केस में भी यही चीज़ हो रहा है कि हर कोई इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन को अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। कोई किसी में ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिलता है, ज़्यादा बीमार हो जाता है, और शायद किसी में आपको कोई भी रिएक्शन देखने को ना मिले, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वैक्सीन काम नहीं कर रही। वैक्सीन को हमेशा इम्प्रूव किया जाता है कि इम्यून रिस्पॉन्स, स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स आए, ताकि कि जो इम्यूनिटी है वो अच्छे से बिल्ड हो। और बहुत ही रेयर केसेस में एडवर्स इवेंट्स देखे गए हैं। अभी भी बहुत लोग मैसेज पे पूछते हैं कि नहीं सुना है, बहुत एडवर्स इवेंट्स है, नहीं लेनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत रेयरली एडवर्स इवेंट्स इसमें देखे गए हैं, इसलिए वैक्सीन ज़रूर लीजिए। और कुछ टाइम वैक्सीन्स में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड की जाती हैं जो उनकी शेल्फ लाइफ इम्प्रूव करती है, और शायद उस चीज़ से किसी को एलर्जी हो तो एडवर्स इवेंट हो सकता है, बट ये सब चीज़ें कंट्रोलेबल हैं। और इंडिविजुअल्स जो हैं वो एंटीबायोटिक्स कई बार यूज़ किए जाते हैं वैक्सीन के साथ, शायद वो एंटीबायोटिक के खिलाफ रिस्पॉन्ड कर रही हो किसी की बॉडी। तो कहने का मतलब यही है कि हर किसी का रिएक्शन अलग होगा, उससे हम ये जज नहीं कर सकते कि वैक्सीन काम कर रही है या नहीं कर रही। अब वैक्सीन डेवलपमेंट जो है, यहाँ पे आप देखिए एलर्जिक रिएक्शन अगर किसी को हो रहा है, वैसे तो कोशिश की जाती है इस तरह का कोई सब्सटेंस ना डाला जाए, लेकिन इसको हम एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि शायद कोई एलर्जिक हो, बट वेरी रेयर चांसेस। अब किसी का सवाल है कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि नॉन वेजिटेरियन फूड आप 1 या 2 दिन तक वैक्सीन के बाद ना खाइए। देखिए आप वैक्सीन ले रहे हैं, आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, राइट, हो सकता है इन्फ्लेमेशन हो। अब नॉन वेजिटेरियन फूड के साथ कहा जाता है कि जब हम ये खाते हैं तो कई बार बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि मत लीजिए, बट ऐसा कोई कॉन्क्रीट प्रूफ हमारे पास या डेटा अवेलेबल नहीं है कि नॉन वेज फूड आपको बिल्कुल नहीं खाना है, तो एक प्रिवेंटिव मेजर के लिए ये चीज़ बोली जाती है। और सेम थिंग गोज फॉर द अल्कोहल। कुछ लोगों को मना किया जाता है कि अल्कोहल वैक्सीनेशन के बाद मत लीजिए, क्योंकि अगर आप एक्सेस अल्कोहल लेते हैं तो उससे इन्फ्लेमेशन होती है। लेकिन फिलहाल हमारे पास अभी भी कोई डेटा नहीं है जो कॉन्क्रीट प्रूफ इस चीज़ का दे, बट जस्ट इन्फ्लेमेशन वाला जो केस है उसको प्रिवेंटिव मेजर लेने के लिए डॉक्टर नॉनवेज फूड और अल्कोहल के लिए मना करते हैं कि आप मत लीजिए वैक्सीन के बाद। अब यहाँ पे एक सवाल कोई पूछता है कि इनके रिलेटिव हैं, उनको कोविड-19 हुआ, 10 दिन के बाद डेवलप कोविड-19 10 days आफ्टर ही गॉट द वैक्सीन टुगेदर, मतलब वैक्सीन लेने के 10 दिन के बाद इनको कोविड-19 हो गया, तो इसका क्या मतलब है, क्या वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं। अब पहली बात यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि इंडिया में कंप्लीट प्रोसेस वैक्सीनेशन का क्या है, आपकी 2 डोजेस जानी है, पहली डोज और दूसरी उसके 6 to 8 वीक्स के बाद आपको दूसरी डोज जो है वो दी जाएगी, राइट। अब जब आपने फर्स्ट डोज लिया तो दैट मीन्स आपका वैक्सीनेशन अभी कंप्लीट नहीं है, आपको अभी भी कोविड-19 जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पे यही हुआ, क्योंकि स्केड्यूल आपका कंप्लीट नहीं है,
तो यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि अगर किसी को फर्स्ट डोज लेने के बाद कोविड-19 हो रहा है, इन्फेक्शन हो रही है, वो उसके बराबर है। किसी ने वैक्सीनेशन लिया है या नहीं लिया है, इसको हम वैक्सीनेशन में नहीं काउंट करेंगे। लेकिन डेफिनेटली कोविड-19 जो है, इन्फेक्शन किसी को दोनों डोजेस लेने के बाद भी हो सकती है, लेकिन ये डेटा हमको अभी तक का दिखाता है कि इससे किसी की डेथ नहीं हो रही, एटलीस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अब यहाँ पे यही बोलते हैं डॉक्टर कि फुली वैक्सीनेटेड पर्सन भी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन उसमें इन्फेक्शन या तो माइल्ड रहेगी या तो एसिम्प्टोमेटिक रहेगी। अब यहाँ पे इन्फेक्शन के क्या क्या देखिए किस तरह से हो रही है। या तो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो रही है, किसी के कोई सिम्टम्स नहीं है। दूसरा कैटेगरी दिया जा रहा है माइल्ड इन्फेक्शन, थोड़े बहुत खांसी हो रही है, हल्की सी, बुखार नहीं है। उसके बाद आ रहा है आपका मॉडरेट इन्फेक्शन, और उसके बाद आ रहा है सीवियर इन्फेक्शन। तो एटलीस्ट जिन लोगों ने दोनों डोजेस लिए हैं वो माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक कैटेगरी में ही रह रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन था कि क्या इस तरह के लोग इन्फेक्शन दूसरे को दे सकते हैं। तो देखिए, फुली वैक्सीनेटेड पर्सन कैन ऑल्सो ट्रांसमिट इन्फेक्शन टू अनदर हेल्दी पर्सन, कि अगर आपका वैक्सीनेशन फुली हो गया है वो दूसरे को इन्फेक्शन दे सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद भी मास्क लगा के रखिए, ताकि यहाँ पे इस चेन को हम ब्रेक कर सकें। फेस मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग को फॉलो करना है वैक्सीनेशन लेने के बाद, वरना कई लोगों का इस तरह एटीट्यूड रहता है, हमारी तो वैक्सीनेशन हो गई, अब मैं तो मास्क नहीं लगाऊंगा। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करने हैं। अब अगला सवाल है, हाउ लॉन्ग विल इम्यूनिटी लास्ट वैक्सीन की इम्यूनिटी कितनी देर तक रहेगी। और जैसे कि हमको पता है म्यूटेशंस हो रही हैं, नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, हमको कितनी वैक्सीनेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि हर डेटा के साथ हम इस वैक्सीन के बारे में कुछ नई चीज़ें जान रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय नहीं मिला, क्लिनिकल ट्रायल्स हुए और एकदम मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गई वैक्सीन। हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि हम 1-2 साल वेट करें कि इसके क्या लॉन्ग इफ़ेक्ट्स होंगे, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होंगे। तो इसलिए सीवियर डिजीज़, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ को अवॉइड करने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए, यही डॉक्टर्स बोल रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे वैक्सीनेशन लेना क्यों इम्पॉर्टेंट है, चाहे म्यूटेशंस हो रही हैं। देखिए, क्योंकि इम्यूनिटी हम वायरस के खिलाफ बिल्ड कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा, देखिए वायरस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर रेप्लिकेट करता है, ग्रो करता है और इंक्रीज़ होता है, और वहीं से एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता है और म्यूटेट होता है। तो अगर हम वैक्सीनेशन लेंगे, हम वायरस की म्यूटेशंस को कम कर देंगे और वेरिएंट्स नहीं आएंगे, इसलिए वैक्सीनेशन लेना इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है, आफ्टर आई गॉट वैक्सीनेटेड आई डिड नॉट एक्सपीरियंस मेजर साइड इफ़ेक्ट्स। इनको मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए, लेकिन 2 हफ्ते के बाद ये कहते हैं कि इनका स्टमक जो है वो अपसेट हो गया। लेकिन इन्होंने बाहर का कुछ नहीं खाया था, घर का खाया था, और इनको ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन के साथ हुआ है। तो इनका पूछना, यहाँ पे सवाल ये है कि क्या ये डिलेड साइड इफ़ेक्ट हो सकता है वैक्सीन का, और कितनी देर बाद हमको वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स दिख सकते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं यूजुअली जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो फर्स्ट फ्यू डेज़ वैक्सीनेशन के बाद ही आ जाते हैं, इतने लंबे समय तक नहीं आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका स्टमक अपसेट हो रहा है तो वो वैक्सीनेशन की वजह से हो रहा है, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको रिपोर्ट करनी चाहिए, हेल्थ केयर जहाँ से आपने वैक्सीनेशन ली है वहाँ पर बतानी चाहिए। और अभी तक ओनली साइड इफ़ेक्ट जो अभी तक लेटर स्टेज में दिखा है वो दिखा है रिस्क ऑफ क्लॉटिंग। 1 in millions हो रहा है कि क्लॉट हो रहा है जिनका लो प्लेटलेट काउंट है, यही साइड इफ़ेक्ट दिखा है। बट डेफिनेटली अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो उसको हेल्थ केयर, जो भी डॉक्टर नियर बाय जहाँ से वैक्सीनेशन सेंटर जो है वहाँ पे बताना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे सेफ्टी प्रोफाइल लोगों की डॉक्टर्स के पास पहुँचती जाएगी उस पर और रिसर्च होती जाएगी और उस हिसाब से वैक्सीन को इम्प्रूव किया जाएगा। तो जब डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इस हिसाब से वैक्सीन को इम्प्रूव किया जाएगा, तो नेक्स्ट सवाल हमारे मन में ये आता है, क्या हम एक क्लिनिकल ट्रायल का पार्ट है? कि अगर अभी डॉक्टर्स को पता ही नहीं है कि क्या इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होंगे, तो क्या ये क्लिनिकल ट्रायल है? इस चीज़ की क्या कोई लीगल रैमिफिकेशंस हो सकती हैं कंपनीज जो टेस्ट कर रही हैं? तो डॉक्टर्स का मानना है नो, ये कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं है। जो फेसेस हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के वो पूरे हो चुके हैं। अब बेसिकली क्या होता है, जब मार्केट में कोई चीज़ आ जाती है, मार्केट में वैक्सीन आ जाती है, तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी किया जाता है कि एक्चुअल में जब हम एक
क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स में जो आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं बहुत कम रहते हैं। आप 150 इंडिविजुअल्स पे टेस्ट कर रहे हैं या आप अपने सब्जेक्ट्स इंक्रीज करके 1000 सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, लेकिन अब आप मार्केट में हर किसी को वैक्सीन दे रहे हैं, तो वहाँ पे पोस्ट मार्केट जो डेटा है, एनालिसिस है, वो कलेक्ट किया जाता है इम्प्रूव करने के लिए वैक्सीन को। तो वही चीज़ हो रही है, क्योंकि अभी जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए उनका फॉलो अप पीरियड बहुत कम था, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं था। इसलिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यही कहते हैं कि ड्रग्स और वैक्सीन से कोई भी एडवर्स इवेंट हो रहा है तो उसको ज़रूर रिपोर्ट करें। और जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ रहती हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स इस तरह की वैक्सीन्स या ड्रग्स बनाते हैं, उनको 2 साल तक कहा जाता है कि आप डेटा कलेक्ट करते रहिए, और इसको कहा जाता है पोस्ट मार्केट सर्वेलियंस। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप क्लिनिकल ट्रायल्स का पार्ट हैं। और लास्ट सवाल यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे कि बोल रहे हैं कि जब हम वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है दैट वी में रिसीव अ प्लासीबो। अब प्लासीबो क्या होता है? बेसिकली ये क्लिनिकल ट्रायल्स में यूज़ किया जाता है। वहाँ पे 2 ग्रुप्स लिए जाते हैं, एक ग्रुप ए है, एक ग्रुप बी है। एक को ओरिजिनल, जिस ड्रग को या वैक्सीन को हमें टेस्ट करना है, ओरिजिनल वैक्सीन दी जाती है, और एक को आप कह सकते हैं वो वैक्सीन जैसी दिखेगी लेकिन वो वैक्सीन नहीं होगी, या दवाई जैसी दिखेगी, अगर ड्रग है कोई पिल जैसी दिखेगी लेकिन वो ओरिजिनल दवाई नहीं होगी, और इनमें जो रिजल्ट्स हैं उनको पढ़ा जाता है। तो इस तरह की नकली वैक्सीन या दवाई को हम आप कह सकते हैं प्लासीबो बोलते हैं। और यहाँ पे दोनों जो ग्रुप्स रहते हैं इनको बताया नहीं जाता कि किस ग्रुप को असली मेडिसिन दी गई है और किसको प्लासीबो दिया गया है। ओके, लेकिन ये चीज़ सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल्स में होती है, और अभी क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं है, आपका वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। यहाँ पे किसी के साथ भी कोविड-19 वैक्सीन को लेकर ऐसा नहीं किया जाएगा। ओके, तो प्लासीबो आई थिंक एक नई टर्म आपको यहाँ पे पता चली होगी। तो यही था आज का हमारा डिस्कशन। अगर अभी भी आपके कोई सवाल हों तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, बट सून एक डॉक्टर हैं यूएस के, उनको मैं कोशिश करूँगी स्टडी IQ पे लाने की, और जितने भी सवाल हैं आपके उनको एक बार हम फिर से 1-on-1 एड्रेस करेंगे। और फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।